हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला हमारा टॉपिक है बीज का निर्माण। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे होता है बीज का निर्माण, या फिर बीज क्या है। किसी भी पौधे का लैंगिक अंग है, बिना बीज के किसी भी पौधे की संतति का विकास नहीं हो सकता। जिस प्रकार मानव जनन में जो उसकी संतति है वो उसको रिप्रेजेंट करती है या फिर उसके अस्तित्व को बरकरार रखती है, उसी प्रकार जो बीज है वो पौधे के अस्तित्व को पृथ्वी पर बरकरार रखता है। देखिए होता क्या है कि द्विनिषेचन की जब प्रक्रिया होती है, द्विनिषेचन की प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया, दो बार निषेचन होना। दो बार निषेचन होने का मतलब क्या हुआ कि जब नर युग्मक, दो नर युग्मक एक अंड कोशिका से मिलता है और दूसरा ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है, तो निषेचन की प्रक्रिया दो बार होती है, जिसके कारण इसे द्विनिषेचन नाम देते हैं। तो द्विनिषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में कई सारे परिवर्तन होते हैं, और ये परिवर्तन जो होते हैं वो परिवर्तन बीजांड में बीज का निर्माण करने के लिए होते हैं, जिससे जो बीजांड है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड के दोनों आवरण से बीजावरण का निर्माण होता है। बीजावरण का मतलब क्या हो गया, बीज का आवरण। जैसे ये मान लो कोई बीज है तो उसके ऊपर का जो आवरण है वो क्या कहलाएगा, बीजावरण। बाह्य आवरण से बीज चोल तथा अंतः आवरण से अंतः कवच का निर्माण होता है। जैसे आपने मटर का पौधा देखा होगा और मटर के बीज आपने इस प्रकार देखे होंगे, तो जो ये बाहरी आवरण है इसको हम नाम देते हैं बाह्य आवरण, या फिर इसी को बोलते हैं बीज चोल। और बीज चोल के बाद ये जो अंतः आवरण होता है इसे बोलते हैं अंतः आवरण या फिर अंतः चोल। बीजांड बीजांड वृत्त से जिस स्थान पर जुड़ता है, बीजांड बीजांड वृत्त से जिस स्थान पर जुड़ता है वह नाभिका या फिर हाइलम कहलाता है। मैं उस स्थान की बात करूं, ये वो स्थान है जहां से बीजांड बीजांड वृत्त से जुड़ता है। ये जो संरचना है वो हमारी क्या कहलाती है, हाइलम, या फिर इसी को हम बोलते हैं नाभिका। जैसे मैं बात करूं, मैं आपको मटर बना के दिखाता हूं। देखो ये बीज मटर के, अब ये इस संरचना से किसी न किसी संरचना द्वारा जुड़े तो होंगे, तो बाहर से जो जिन आवरणों से ये घिरा होगा उसे बीज चोल कहेंगे, अंदर वाले आवरण को इसके बोलेंगे अंतः चोल, और ये जिस संरचना से घिरा होगा उसे हम कहते हैं नाभिका। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बीजों का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, फैलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, या फिर फैलना का मतलब फैलना, या इसी को हम कहते हैं प्रकीर्णन। अब प्रकीर्णन की जो प्रक्रिया है वो कई सारे प्रकार से होती है। पहला वायु द्वारा प्रकीर्णन। वायु द्वारा प्रकीर्णन की अगर बात करें तो सूक्ष्म और हल्के बीज जिनके होते हैं, जैसे सिनकोना हो गया, टर्मिनेलिया हो गया, पाइनस हो गया, मोरिंगा हो गया, साल हो गया, असर हो गया, मधुलता हो गया, पैरासूट टाइप के जिनके बीज होते हैं जैसे डेंडिलियन हो गया, मदार तो आप जानते होंगे, एल्टिनोरिया हो गया, आर्किड हो गया, कैंडलुना हो गया, संवेदन जैसे कि हंसलता हो गया, एंटीराइनम हो गया, या फिर पीली कंटोली हो गया, सालसोला हो गया, चौलाई हो गया। इन सब के बीजों का प्रकीर्णन वायु के द्वारा होता है, यानी इनका जो फैलाव है कि हवा में उड़ते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो इनके जो प्रकीर्णन की प्रक्रिया है वायु द्वारा होती है, इसीलिए हम इनको कहते हैं वायु द्वारा प्रकीर्णन। और आपको पहले ही बता चुका हूं, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। अगला हमारा टॉपिक है जल द्वारा। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो जल द्वारा, जैसे कुमुदिनी जल में उगती है, कमल जल में उगता है, तो इसके बीजों का फैलाव जल के द्वारा ही होगा। पानी में इसके बीज गिर जाएंगे और पानी बहता हुआ जहां जाएगा उसके साथ साथ इसके बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएंगे। अगला हमारा है विस्फोट द्वारा। विस्फोट का मतलब फटना, जैसे एंट्रेडा, इक्वेलियम, रुएलिया, अरंड, जिरेनियम और गुलमेहंदी, इन सभी में जो प्रकीर्णन है वो विस्फोट के द्वारा होता है। जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णन की अगर बात करें तो चोरकाटा, लटजीरा, गोखरू, एरेस्टिडा, बोराहबिया आदि ये जीवों के शरीर से चिपक जाते हैं। आपने देखा होगा ये छोटे छोटे कांटों जैसे कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, ये किसी भी जानवर के साथ चिपक गए और चिपकते हुए वो जानवर जहां गया और जहां पर गिर गए वहीं पर एक नए पौधे का निर्माण हो गया। तो ये जो प्रक्रिया है वो जंतुओं द्वारा होती है प्रकीर्णन की। अब लास्ट में हमारा एक टॉपिक है बीजांड और बीज में अंतर। देखो बीजांड अंडाशय में निषेचन से पहले पाई जाने वाली गुरु बीजाणुधानी है। निषेचन से पहले बीजांड, और बीजांड में निषेचन के पश्चात किसका निर्माण होता है,
बीज का। हम ये कह सकते हैं कि जो बीजांड है वो निषेचन से पहले पाई जाने वाली गुरु बीजाणुधानी है, और बीजांड में निषेचन के बाद क्या बनता है, बीज। यानी ये पहले की प्रक्रिया है और ये बाद की प्रक्रिया है। दूसरी अगर मैं बात करूं बीजांड, बीजांड के चारों ओर एक या दो रक्षा परत या अध्यावरण उपस्थित होता है। बीज के चारों ओर बीजावरण उपस्थित होता है। बीज के चारों ओर क्या पाया जाएगा, बीजावरण। इनमें बाह्य आवरण जिसको बीज चोल तथा भीतरी आवरण जिसको अंतः कवच या फिर अंतः चोल भी कहा जाता है। इसका निर्माण बीजांड के आवरणों के सूख जाने के कारण होता है। जैसे जो बीज है मटर आप ताजा ताजा लेके आएंगे जो हरा वाला होगा, फिर वो जब सूख जाएगा तो बाहर वाली जो लेयर है उसी से चिपक जाएगी, जिसको बीज आवरण बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है फल का निर्माण। देखो फल के निर्माण की अगर आप बात करें तो जब पहले बीज का विकास होगा और बीज का विकास होने के बाद बीज जो है वो फल में परिवर्तित हो जाएगा। फल एक परिपक्व अंडाशय है। परिपक्व अंडाशय का मतलब पूर्ण रूप से अपने आप में परिपक्व है। जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं उसी समय अंडाशय फूलकर रसीला एवं बड़ा हो जाता है। जब बीज के निर्माण की प्रक्रिया होती है उसी समय जो अंडाशय है वो फूलकर बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद में ये फल का निर्माण करता है, और परिपक्व अंडाशय की जो भित्ति होती है वो फल भित्ति बन जाती है। जैसे मैं अभी आम बना के दिखाऊं आपको, बहुत अच्छा आम नहीं बना सकता मैं, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है आम बनाने का, ड्राइंग मेरी बहुत खराब है। ये आम देखा, ये सबसे बाहरी वाली जो लेयर है इसी को बोलते हैं फल भित्ति, यानी फल के ऊपर जो लेयर है उसको बोलते हैं फल भित्ति। तो पहले बीज से जब बीज का विकास होगा उसी समय अंडाशय जो है फूलकर रसीला या बड़ा हो जाएगा, जिससे फल का निर्माण होगा, और फल के ऊपर एक भित्ति पाई जाएगी जिसको बोलते हैं फल भित्ति। अगला जो हमारा टॉपिक है, कुछ पादपों में फल के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग, फल के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग लेते हैं, जैसे कि पुष्पासन हो गया, दलपुंज हो गया, फिर वाह्य दलपुंज हो गया, भाग लेते। ऐसे फलों को कूट फल या फिर आभासी फल, यूपी बोर्ड के जो इस बार का पेपर था 2022 या 23 का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में से कौन सा आभासी फल है अथवा नहीं है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर अंडाशय से फल का विकास हुआ, देखो अगर अंडाशय से फल का विकास हुआ तो इसको सत्य फल कहा जाएगा, यानी ट्रू फ्रूट। और यदि पुष्पासन दलपुंज या फिर वाह्य दल से फल का विकास हुआ तो इसको कहा जाएगा आभासी फल, यानी फॉल्स फ्रूट। इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने महत्वपूर्ण है, सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, ये सभी आपके आभासी फल हैं, और बाकी जितने भी फल हैं वो आपके सत्य फल हैं या फिर ट्रू फ्रूट हैं। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आइए शुरू करते हैं अगला टॉपिक। और अगला टॉपिक हमारा क्या है, आवृत बीजियों में जनन की विशिष्ट विधियां। आवृत बीजी का मतलब जिनका अंडाशय ढका हुआ हो। जनन की विशिष्ट विधियों की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसी विधियां हैं जो कि महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा की दृष्टि से अगर आप इन्हें देखते हैं या फिर प्रिपेयर करते हैं तो एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। उसमें सबसे पहला है उभय मिश्रण। उभय का मिश्रण, उभय का मतलब हो गया दोनों या फिर समान। दोनों की मैं वैसे बात करूं, यहां पर दिया गया है सामान्यतः लैंगिक जनन की क्रिया में युग्मक संलयन। युग्मक का मतलब हो गया कि नर युग्मक जिसको बोलते हैं परागकण, प्लस में मादा युग्मक जिसको बोलते हैं अंड कोशिका। मादा युग्मक जिसको क्या बोलते हैं, अंड कोशिका। इन दोनों के मिलने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं युग्मक संलयन। क्या बोलते हैं इसको, युग्मक संलयन। और युग्मक संलयन जब होता है तो किसका निर्माण होता है, युग्मनज का, यानी कि इसको हम बोलते हैं जाइगोट। ये 2n का होता है, ये n नंबर ऑफ सेल है, ये भी n नंबर ऑफ सेल है, और जो युग्मनज बनेगा आपका 2 नंबर n सेल होगा। इसमें एक तो नर युग्मक होगा तथा एक क्या होगा, मादा युग्मक का संयोजन होता है, अतः इसे क्या कहते हैं, उभय मिश्रण। उभय मिश्रण का मतलब क्या हो गया कि एक मेल वाला पार्ट होगा और एक कौन सा पार्ट होगा, फीमेल, जिसे क्या बोलेंगे, युग्मन या फिर उभय मिश्रण। मेल और फीमेल दोनों साथ मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, इसीलिए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, उभय मिश्रण। आगे मैं बात करूं आसंग जनन। आसंग जनन क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आसंग जनन क्या है, कभी कभी पादप के जीवन चक्र में लैंगिक जनन या फिर युग्मक संलयन, युग्मक संलयन का मतलब शुक्राणु और अंडाणु का मिलना में, या फिर अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति
में ही नए पादप का निर्माण होता है। कभी कभी क्या हो कि निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, कोई विभाजन नहीं होता, कोई निषेचन नहीं होता, फिर भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आसंग जनन। बिना निषेचन, बिना युग्मक संलयन के जब नया पौधा बनेगा तो वो क्या कहलाएगा? आसंग जनन। बिना निषेचन के, बिना युग्मक संलयन के। इसकी खोज विंकलर ने सन 1908 में की थी। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, आगे देखेंगे हम। बिना निषेचन, बिना विभाजन के, सीधी सी बात, आसंग जनन का मतलब बिना निषेचन के ही पौधों का निर्माण होने की प्रक्रिया, या फिर बिना निषेचन के ही जीव का निर्माण होने की प्रक्रिया आसंग जनन कहलाती है। अगला है अनिषेक फलन। देखो अनिषेक फलन क्या होता है? बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होना। अनिषेक जनन का मतलब, या आसंग जनन, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आसंग जनन आसंग जनन, बिना निषेचन के ही फल बनना या बिना निषेचन के ही पौधा बनना, बिना निषेचन के ही पौधा बनना। अनिषेक फलन क्या है? बिना निषेचन के ही फल बनना। बिना निषेचन के ही फल बनने की जो प्रक्रिया है वो आपकी अनिषेक फलन कहलाती है। इस प्रक्रिया में बिना निषेचन के मादा अंडे से भ्रूण का विकास होता है। बिना निषेचन के ही जब मादा अंडे से भ्रूण का विकास हो जाए और इससे बने अधिकतर अंडे अगुणित होते हैं। अगुणित का मतलब क्या हो गया? कि उनमें एक ही कोशिका होगी, नंबर ऑफ एन सेल होगा। इस प्रकार के अगुणित भ्रूण बंध होते हैं, मतलब इनमें जनन करने की क्षमता नहीं होती। अगुणित जो भ्रूण बनेंगे वो बंद होंगे, मतलब इनमें जनन करने की क्षमता नहीं होगी, जिसका उदाहरण है आइनोथेरा, धतूरा और आलू। द्विगुणित अंडे अनिषेक जनन से बने भ्रूण द्विगुणित भी होते हैं। मतलब द्विगुणित अंडे से अगर अनिषेक जनन हो रहा है, अगर अगुणित अंडे से अनिषेक जनन हो रहा है तो उससे अगुणित भ्रूण बनेगा, और अगर द्विगुणित अंडे से अनिषेक जनन हो रहा है तो उससे द्विगुणित भ्रूण बनेगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि बिना निषेचन के ही फल बन जाए तो वो क्या कहलाएगा? अनिषेक फलन। जिसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दे सकता हूं कई सारे। अनिषेक फलन, ये वही चीज रिपीट कर दी गई है मुझे लगता है। अनिषेक जनन, हाँ अनिषेक जनन तो आपका अनिषेक जनन में जीवों का निर्माण और अनिषेक फलन में फलों का निर्माण। बात तो वही निकल कर आ रही है कि पादपों में परागण अथवा निषेचन के बिना ना तो परागणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण हो और ना ही परागकण अंडकोशिका से मिले, मतलब निषेचन की प्रक्रिया ही ना हो। और यदि निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी तब भी फल का अगर निर्माण हो जाता है तो उसे आप क्या कहेंगे? अनिषेक फलन। फल बीज रहित होता है, इसलिए बीज रहित फलों को अनिषेक फल नहीं। बीज रहित का मतलब क्या हो गया? कि इसमें बीज नहीं पाया जाएगा। जैसे मैं बात करूं अंगूर, केला, इन सब में बीज रहित हैं, मतलब इनमें आपको बीज नहीं मिलेगा। और यदि बीज नहीं मिलेगा तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? अनिषेक फलन के अंतर्गत। अगला मैं अगर देखूं प्राकृतिक अनिषेक फलन, दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक अनिषेक फलन का मतलब क्या हो गया? कि जब किसी पौधे में अनिषेक फलन, बिना निषेचन के ही फल के निर्माण होने की प्रक्रिया को प्रेरित किया जाए हार्मोन्स के द्वारा, तो वो तो आपका रासायनिक कहलाएगा। और अगर वो स्वतः हो रही है तो उसे कहेंगे प्राकृतिक अनिषेक फलन। जब अंडाशय से परागण तथा निषेचन के बिना, अंडाशय से परागण या निषेचन के बिना विशेष उपचार के बीज रहित फलों का निर्माण हो जाए। बिना विशेष उपचार के मतलब प्राकृतिक रूप से हो जाए, कोई परिघटना को आप प्रेरित ना करें तो इसे कहा जाएगा प्राकृतिक अनिषेक फलन। इस क्रिया में किसी रसायन द्वारा अंडाशय को परिवर्धन के लिए प्रेरित नहीं किया जाता। इसका मतलब किसी भी रासायनिक पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था अंगूर और केला, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनानास, ये तीनों एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा प्राकृतिक अनिषेक फलन के। एक बार मैं पुनः बताऊं, अनिषेक फलन का मतलब बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होना। प्राकृतिक का मतलब जिसे प्रेरित ना किया जाए, स्वतः हो। मजा आ रहा है कि एकदम बोरियत महसूस कर रहे हैं? बोरियत मत महसूस करिए भैया एकदम। अच्छा सोचो, आदमी में बिना निषेचन के ही अगर बच्चे का निर्माण हो तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा।
कृत्रिम अनिषेक फलन का मतलब क्या हो गया कि जिसे प्रेरित किया जाए और प्रेरित करने के लिए वृद्धि हार्मोन्स का छिड़काव किया जाए और छिड़काव करने से जो अंडाशय है वो बीज रहित फल का निर्माण करे। एक बार एक ध्यान रखिएगा कि अनिषेक फलन में जो फल बनेंगे वो बीज रहित होंगे, यानी उनमें बीज नहीं होगा। जिसका मैं बात करूं संतरा, नींबू और तरबूज, भैया इन सब में तो बीज मिलेंगे। टमाटर, अंगूर, पपीता, मुझे लगता है ये थोड़ा गलत टाइप से लिख दिया गया, क्योंकि संतरा में तो बीज मिलेगा, नींबू में भी बीज मिलेगा, तरबूज में भी आपको बीज मिलेगा। अगला हमारा टॉपिक है अपयुग्मन। अपयुग्मन एपोगैमी क्या है, ध्यान से समझो। अगुणित भ्रूणपोष, अगुणित का मतलब जिसमें केवल एक ही कोशिका हो के अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका, प्रतिमुख कोशिका या सहायक कोशिका से भ्रूण के निर्माण को क्या कहा जाता है, अपयुग्मन। मतलब अंड कोशिका से अतिरिक्त कोई अन्य कोशिका भ्रूण का निर्माण करते, अंड कोशिका नहीं, कोई अन्य कोशिका। और अन्य कोशिकाओं में आपकी दो कोशिकाएं हो सकती हैं, एक है प्रतिमुख कोशिका और दूसरी है सहायक कोशिका। उदाहरण के लिए बात करें तो एरिथ्रा, लाइंडियम के विकास, तंबाकू हो गया, क्रैपिस टेक्टोरम हो गया। कभी कभी नर युग्मक से भ्रूण बनता है। नर युग्मक का मतलब क्या हो गया कि मादा का कोई जरूरत ही नहीं है, नर ही बना देगा। सोचो, संभव है इंसानों में कि हम स्वयं हमारे ही शुक्राणु से किसी बच्चे का निर्माण हो जाए, किसी भ्रूण का निर्माण हो जाए? नहीं संभव है ना, क्योंकि हम लोग इंसान हैं और ये पौधे हैं, किसमें संभव हो सकता है भाई? भ्रूण बनता है यदि अपबीजाणुता या द्विगुणित बीजाणुता से उत्पन्न भ्रूणपोष जो द्विगुणित होता है, अंड के अलावा कोई भी कोशिका भ्रूण बना लेती है, इसे द्विगुणित अपयुग्मन कहते हैं। अपयुग्मन का मतलब क्या हो गया कि अंड कोशिका के अलावा, अंड कोशिका के अलावा कोई भी कोशिका क्या बना ले, भ्रूण। अंड कोशिका के अलावा कोई भी कोशिका किसका निर्माण कर ले, भ्रूण का। कोई भी कोशिका किसका निर्माण कर ले, भ्रूण का। तो वो आपका क्या कहलाएगा, अपयुग्मन। क्या कहलाएगा, अपयुग्मन। अगला है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे भ्रूण। बहुभ्रूणता का मतलब बहुत सारे भ्रूण। जब किसी बीजांड या फिर बीज में, यदि किसी बीजांड या फिर बीज में एक से अधिक भ्रूण बनने की प्रक्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। एक से अधिक भ्रूण बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता। ये सिट्रेसी कुल के पौधों में, सिट्रेसी मतलब नींबू वाली फैमिली, जिसमें नींबू, संतरा, मौसमी ये सब आते हैं, घटना देखी जाती है। बहुभ्रूणता में युग्मनज दो या दो से अधिक भागों में बंट जाता है और बंटने के बाद प्रत्येक भाग से एक भ्रूण का निर्माण होता है। उदाहरण की बात करें आपको, क्रोटोलेरिया, निम्फिया। कभी कभी बीजांड से एक से अधिक भ्रूणपोष होने पर प्रत्येक भ्रूणपोष भ्रूण बनाता है, जिससे एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं। यह प्रक्रिया भी आपकी क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता का मतलब क्या हुआ कि बीजांड या बीज से एक से अधिक भ्रूण बनने की प्रक्रिया, एक से अधिक अंकुरण निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता। इसकी खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने की थी सन 1791 में संतरे के बीज में की थी। जैसे भैया इसका कहने का मतलब क्या है कि एक ही बीज है संतरा का, लेकिन उससे कई सारा पौधा बन गया। एक ही बीज है लेकिन पौधा उससे कई सारा बन गया, तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, बहुभ्रूणता। अगला है जीनिया या मेटाजीनिया। देखो ये क्या है, पराग कणों का भ्रूणपोष पर सीधा प्रभाव जीनिया कहलाता है। पराग कणों का भ्रूणपोष पर सीधा प्रभाव क्या कहलाता है, जीनिया। भ्रूणपोष का मतलब जिससे फल या फूल का विकास हो। भ्रूणपोष का मतलब जिससे फल या फूल का विकास हो। भैया अगर हमारा बच्चा तो हमारे जैसे दिखेगा, जिसका बच्चा उसके जैसा दिखेगा, तो जिस प्रकार के शुक्राणु होंगे या जिस प्रकार के परागकण होंगे उसी प्रकार के फल या फूल का विकास होगा। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जीनिया या फिर मेटाजीनिया। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फोके ने 1981 में किया था। उदाहरण, मक्का में पीले रंग के भ्रूणपोष वाले नर पादप का संकरण, सफेद भ्रूणपोष वाले मादा पादप से कराने पर पीले रंग के भ्रूणपोष प्राप्त होते हैं। इस प्रकार परागकणों के बीज तथा फल के
गुण के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है, इसे जीनिया कहते हैं। भैया मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि जिसका बच्चा होगा उसके जैसा दिखेगा, उसके लक्षण उसमें दिखाई देंगे, तो मेंडल ने बहुत पहले बता दिया, इन्होंने जीनिया कह दिया कि अगर सफेद मतलब सफेद भ्रूण, पीले रंग के भ्रूणपोष वाले नर पादप का संकरण सफेद भ्रूणपोष वाले मादा पादप से कराएंगे तो जो भुट्टा निकलेगा वो पीले कलर का दिखेगा। काहे नहीं दिखेगा? क्योंकि उसमें जो पुरुष है यानी जो मेल भाग है वो प्रभावी है। इस प्रकार पराग कणों से बीज तथा फल के गुण के ऊपर सीधा प्रभाव डालते हैं। बीजावरण या फलभित्ति या भ्रूणपोष से बाहर के कायिक ऊतकों पर पराग कणों के प्रभाव को मेटाजीनिया कहा जाता है। बाहर के जो ऊतक हैं उन पे जब इसका प्रभाव पड़ेगा तो उसे क्या बोलेंगे? मेटाजीनिया, या फिर इसे स्विंगल ने सन 1916 में ज्ञात किया था, जिसका उदाहरण है खजूर। अब मैं एक बार पुनः समझाऊं। इसे मक्के के दो पौधे हैं, देखो ये मक्के का एक पौधा और ये मक्के का दूसरा पौधा है। ये पीला है, ये सफेद है। अब जब इनमें क्रॉस कराया जाएगा पीला और सफेद में, देखो पुनः बनाता हूं, ये मक्के का पौधा कैसा है? पीला। ये कैसा है? सफेद। अब जब इनमें क्रॉस कराएंगे तो जो पौधा मिलेगा वो हमारा पहला जो पौधा मिलेगा या फिर जो भुट्टा मिलेगा वो कैसा होगा? पीला। इस प्रक्रिया को बोलेंगे मेटाजीनिया, क्योंकि ये जो अगर मैं मान लूं कि ये नर था तो इससे हमें मिलेंगे पराग कण, और पराग कणों का प्रभाव उसके बीज या बीजांड पर दिखेगा, जिसको बोलते हैं जीनिया। और यदि ये कायिक ऊतक या पराग कणों के प्रभाव, कायिक ऊतक या भ्रूणपोष पर इसका प्रभाव दिखता है तो उसको बोलते हैं मेटाजीनिया। तो प्यारे बच्चों, हमारा ये लेक्चर, आज का ये लेक्चर और ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आप मेरी बात को एकदम मजे से समझ गए होंगे, और नहीं भी समझ में आ रहा तो किसी भी चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। और आप इस लेसन को काफ़ी बेहतर ढंग से तैयार कीजिएगा, आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक सभी को जय हिंद।